हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री कृपा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर होगा साइकोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का, जिसमें हम 2024 में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप आपने इस सीरीज के पहले दो पार्ट को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें जाकर जरूर देखिए, वो आपके आने वाले सभी टैट एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन एंड स्किनर both contributed to which school of psychology? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है फंक्शनलिज्म, ऑप्शन बी है कॉग्निटिव, ऑप्शन सी है सोशियो कल्चरल, ऑप्शन डी है बिहेवियरिज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म 20th सेंचुरी में एक काफी डोमिनेंट ग्रुप रहा साइकोलॉजिस्ट का, जिनका मानना था कि किसी भी इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को समझने के लिए बिहेवियर को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने साइकोलॉजी में भी साइकोलॉजी के मीनिंग में भी किया था कि सबसे पहले साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था, फिर स्टडी ऑफ माइंड, फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर साइंस ऑफ बिहेवियर कहा जाने लगा। तो ये साइंस ऑफ बिहेवियर मीनिंग दिया था साइकोलॉजी को, वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट कौन थे? तो उन्हें हम कहते हैं बिहेवियरिस्ट। ओके, तो ये पर्सपेक्टिव रहा, इसको कहते हैं बिहेवियरिज्म। तो सबसे पहले इसकी फाउंडेशन रखी थी जॉन वी वॉटसन ने। तब रखी थी 1913 में। हमारे कुछ फेमस बिहेवियरिस्ट हैं जिनमें आते हैं सबसे पहले जॉन वी वॉटसन, सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे ईएल थॉर्नडाइक, थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे बीएफ स्किनर एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे इवान पी पावलोव एंड फिफ्थ आते हैं हमारे क्लार्क हल। तो दीज ऑल आर बिहेवियरिस्ट जिन्होंने बिहेवियरिज्म को सपोर्ट किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहेवियरिज्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, साइकोलॉजिस्ट हु वर्क विद पर्संस दैट सफर फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स आर, कि वो, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट जो मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम से सफर कर रहे व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो हुआ ऑप्शन ए, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रपोज द फेमस इक्वेशन V इज द फंक्शन ऑफ P and E which suggests behavior is the product of person and his environment. ओके, तो इसके लिए ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं। ऑप्शन ए है कर्ट लेविन, ऑप्शन बी है जेम्स, ऑप्शन सी है वॉटसन, ऑप्शन डी है बंडूरा। तो हमें पता है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कर्ट लेविन। कर्ट लेविन की एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं कर्ट लेविन्स फील्ड थ्योरी। कर्ट लेविन्स फील्ड थ्योरी, ये एक जर्मन और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जर्मन एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्हें हम फादर ऑफ, लेविन को हम फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी, मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, तो इन्होंने जो स्टेटमेंट हमें दिया था उससे इनकी थ्योरी और इनकी थॉट प्रोसेस को हम इजीली समझ सकते हैं। इनका मानना था कि जो लर्निंग है वो तभी इफेक्टिव होगी जब हम उसमें एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि हमें पैसिव लर्निंग पे नहीं, हमें एक्टिव लर्निंग पे फोकस करना होगा, उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। तो इनकी फेमस इक्वेशन है वो है B इज द फंक्शन ऑफ P एंड E। इसमें B क्या है? B है हमारे पास बिहेवियर, P क्या है? P है पर्सन, और E क्या है हमारे पास? E जो है वो है इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या है कि बिहेवियर किसका फंक्शन होगा? पर्सन एंड इन्वायरमेंट का। यानी कि जो बिहेवियर निकल के आएगा वो किसका फंक्शन होगा? उस पर्सन का, बेसिकली जो पर्सन एक्चुअली क्या चाहता है, और इन्वायरमेंट का कि उसका इन्वायरमेंट क्या चाहता है। तो इनकी जो फेमस इक्वेशन है बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट, वो किसने दी थी? वो दी थी कर्ट लेविन ने। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्ट लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, if you and your friend measure the length of a table using an identical instrument, it's likely that both of you would attain the identical conclusion about the length. This is often an example of.
तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन बी है वेरिएबिलिटी, ऑप्शन सी है एक्सेप्टेबिलिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि इस ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट पर इंडिपेंडेंटली स्टडी कर रहे हैं तो उन दोनों का काफी हद तक एक ही निष्कर्ष, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 5। इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक प्रयोग में एक स्वतंत्र चर क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड, ऑप्शन बी है द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड, ऑप्शन सी है द वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल, ऑप्शन डी है द वेरिएबल दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड। ओके वो वेरिएबल जिसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है या तो रिसर्च द्वारा या तो नेचर या सर्कमस्टांसेस के द्वारा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम स्टिमुलस या फिर इनपुट या तो हम इसे प्रिडिक्टर वेरिएबल भी बोलते हैं, प्रिडिक्टर वेरिएबल भी बोलते हैं। तो इस हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों का आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज होता है या फिर उन रिसर्चेज में जहां आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट था वो था ऑप्शन बी द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। और इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, ऑप्शन डी है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। जो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं थिंक, लिसन, लर्न, अंडरस्टैंड, जस्टिफाई, लॉजिक एक्सेट्रा। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव मीन्स जो रिलेट करता है हमारे माइंड या फिर ब्रेन से। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन नॉट इन साइज बट द फंक्शन ऑफ माइंड और ब्रेन, कि जिस तरह से हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है उसकी जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, इसे कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पियाजे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ, कि विकास किसकी परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस, ऑप्शन बी है सोशियो इमोशनल प्रोसेस, ऑप्शन सी है कॉग्निटिव प्रोसेस, ऑप्शन डी है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। तो डेवलपमेंट जो है वो एक हमें पता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो जिसे हम ये भी कहते हैं कि जो पैदा होने से लेकर मरने तक डेवलपमेंट चलती रहती है, बूम टू टूम, मतलब माँ की कोख से लेकर कब्र तक। कि इसका एग्जाम्पल है कि कोई बुजुर्ग है, भले ही उसका शरीर से ग्रोथ रुक गई है तो लेकिन उसकी डेवलपमेंट नहीं रुकेगी क्योंकि अभी बहुत सी एक्सपीरियंस कर सकता है, बहुत सी नई चीजें सीख सकता है वो। तो डेवलपमेंट के 3 डोमेन्स होते हैं, 3 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कौन से होते हैं, एक होता है फिजिकल जहां इसमें लिखा है बायोलॉजिकल, एक होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है सोशियो इमोशनल प्रोसेस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल में क्या आता है कि इसमें आता है चेंजेस इन इंडिविजुअल फिजिकल नेचर, जैसे उसका वेट हो गया, ओके उसकी हाइट हो गई। कॉग्निटिव में आता है इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंस, उसकी थॉट्स, उसके लैंग्वेज। एंड साइकोसोशल में आता है इंडिविजुअल्स रिलेशन विद अदर पीपल, चेंजेस इन इमोशंस, चेंजेस इन पर्सनालिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन डी बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 0 to 2 years, ऑप्शन बी है 2 to 7 years, ऑप्शन सी है 7 to 11 years, ऑप्शन डी है 11 to 18 years। तो हमें पता है, हमने पीछे भी देखा कि पियाजे की थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज जो आती है 0 to 2 years यानी बर्थ से लेकर 2 साल तक। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो आती है हमारी 2 to 7 years तक।
थर्ड हमारी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो आती है हमारे पास 7 to 11 ईयर्स, एंड लास्ट एंड फोर्थ आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि आती है 11 ईयर्स एंड अबव। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेंसरी मोटर स्टेज का पूछा हुआ है इसमें एज, वो आती है 0 to 2 ईयर्स। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 0 to 2 ईयर्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विच थ्योरिस्ट प्रपोज द 8 stages of psychosocial development, each associated with a particular crisis. ओके किस सिद्धांतवादी के द्वारा मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं दी गई हैं जो कि एक विशेष संकट चेतावनी से संबंधित है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन बी है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन डी है अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन डी है अब्राहम मास्लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी एरिक एरिक्सन। हमें पता है कि हम एरिक एरिक्सन ने एक थ्योरी दी थी साइकोसोशल डेवलपमेंट की, थ्योरी ऑफ साइकोसोशल, थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, ओके, जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस दी हुई है। उसमें सबसे पहली स्टेज कौन सी है हमारी? सबसे पहली स्टेज है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वर्सेस मिसट्रस्ट जो आती है बर्थ से लेकर 1 साल तक। उसके बाद आती है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, जिसकी एज आती है हमारी 1 to 3 ईयर्स, 1 to 3 ईयर्स। थर्ड आता है हमारा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो आता है 3 to 6 ईयर्स तक। फोर्थ आता है हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी जो कि हमारा आता है 6 to 12 ईयर्स। फिफ्थ आते हैं हमारा आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन जो कि आता है हमारा 12 to 20 ईयर्स तक का। सिक्स्थ आता है हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, वर्सेस आइसोलेशन जो आता है हमारा 20 to 39 ईयर्स तक। सेवेंथ आता है हमारा जनरेटिविटी, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन जो कि हमारा आता है 40 to 65 ईयर्स तक। फिर लास्ट एंड एथ स्टेज आती है हमारी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर जो हमारी आती है 65 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स। तो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वो कौन से थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं साइकोसोशल डेवलपमेंट की जो कि एक पर्टिकुलर क्राइसिस से एसोसिएट करती है। तो हमारा क्या ऑप्शन हुआ? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एरिक एरिक्सन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंसिंग इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज। इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है एकोमोडेशन, ऑप्शन बी है सिमुलेशन, ऑप्शन सी है इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी है कंजर्वेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एसिमिलेशन। तो इसको हम एसिमिलेशन क्या होता है? हमारे नए एक्सपीरियंस को एग्जिस्टिंग स्कीमा में सम्मिलित करने की प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक लड़का है रवि, ओके, वो टाउन में रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसके घर के सामने उसको एक जानवर दिखता है जिसकी 4 टांगे होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होती है। तो मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये क्या है? तो उसकी मम्मी बोलती है कि काऊ है। फिर एक दिन क्या होता है कि उसको गांव जाना पड़ता है किसी काम से, उसकी फैमिली को, तो गांव में जाता है, वहां पे वो सेम देखता है, एक जानवर को देखता है जिसकी भी 4 लेग्स होती हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, लेकिन उसका कलर क्या होता है? उसका कलर होता है ब्लैक। तो अब वो उसको भी कऊ समझता है, बिकॉज जब उसने टाउन में देखा था उस जानवर को, तो उसकी मम्मी ने उसको बताया था कि ये कऊ है, तो उसके दिमाग में वही छप गया था कि कऊ है, लेकिन वो तो ब्लैक है। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि ये बफेलो है, ओके। तो क्या होगा, जैसे ही वो देखता है उसके दिमाग में बात आ जाती है कि ये कऊ है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा नहीं, कऊ नहीं, बफेलो है। तो जैसे ही वो एज इट इज, जैसे उसने कऊ को देखा था, वैसे अगर उसको कोई और दिख गया, जैसे वो बफेलो दिखी, तो उसने एज इट इज सोच लिया कि कऊ है। तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, कि जैसे उसकी मम्मी ने बताया उसको वैसे उसने सोच लिया, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन जब उसने गांव में गया, वहां पे उसने सेम देखा कि उसकी भी 4 लेग्स हैं, एक हेड है, एक टेल है, लेकिन वो बफेलो थी। तो उसकी मम्मी ने उसको करेक्ट किया कि ये कऊ नहीं है, बफेलो है। तो
उस जो इन्फॉर्मेशन उससे नई इन्फॉर्मेशन थी उसको उसने किया एकोमोडेट, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। तो असिमिलेशन और अकोमोडेशन भी दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी असिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईक्यू इज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पहले भी हमने पिछली दो वीडियोस में अच्छे से इसको डिस्कस किया हुआ है। तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। एमए मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। The Gestalt principle, the Gestalt principle which states that elements which are close to each other are perceived as a group is called। कि गेस्टाल्ट का सिद्धांत जो ये बताता है कि जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती हैं उन्हें एक समूह के रूप में देखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, ऑप्शन डी है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो लोग हैं वो पास की या निकट स्थित वस्तुओं को दूर स्थित वस्तुओं के कंपैरिजन में ज्यादा संबंधित समझते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल इज नोन एज। तो ऑप्शन ए है ट्रांसडक्शन, ऑप्शन बी है परसेप्शन, ऑप्शन सी है सेंसेशन, ऑप्शन डी है एडेप्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी परसेप्शन। ओके, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है उस इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन जो है प्रोसेस करता है, उस इन्फॉर्मेशन को हम परसेप्शन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है who is known for the classical conditioning experiment involving dogs। तो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है? वो दी है, ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए है बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी है जॉन वॉटसन, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन डी है इवान पैवलोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इवान पैवलोव। हमें पता है कि जो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग दी है वो दी थी इवान पैवलोव ने, और उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने किया था डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इवान पैवलोव। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है होवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। कि होवर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ऑप्शन बी है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है ट्राई आर्किक थ्योरी, ऑप्शन डी है टू फैक्टर थ्योरी। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, ए टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। हमसे एग्जाम में ये भी बार बार पूछा जाता है कि वो कौन कौन सी थी, या कई बार 4 ऑप्शंस दिए होंगे और पूछा कि क्या ये वही इनमें से हमें बताना है कि हॉवर्ड गार्डनर ने की जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की उसमें ये कौन सा टाइप है कि नहीं है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है विजुअल स्पेशियल, वो है विजुअल स्पेशियल। सेकेंड टाइप है हमारे पास वर्बल लिंग्विस्टिक, थर्ड है हमारे पास म्यूजिकल रिदमिक, एंड फोर्थ है हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल, फिफ्थ है हमारे पास इंटरपर्सनल, सिक्स्थ है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों अलग अलग हैं। सेवेंथ है हमारे पास नेचुरलिस्टिक, एट्थ है हमारे पास बोर्डली साइंथिस्टिक। तो इन्होंने हमारे पास ए टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16 है द टेस्ट विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स इज नोन एज। वह फ्रिक्शन जिसमें बहुत से लकड़ी के ब्लॉक होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ऑप्शन बी है कल्चरल फियर टेस्ट, ऑप्शन सी है राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ऑप्शन डी है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कोहो ब्लॉक्स डिजाइन टेस्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है डैश रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। कि एक व्यक्ति द्वारा कौशल अर्जन करने की संभाव्यता को दर्शाता है, वो क्या है?
तो इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है इंटरेस्ट, ऑप्शन सी है एप्टीट्यूड, ऑप्शन डी है पर्सनैलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? किसी खास तरह का काम करने की क्षमता, इसे हम टैलेंट या फिर योग्यता भी कहते हैं। ओके, तो एप्टीट्यूड एक तरह का इनेट या फिर इनवॉर्न एबिलिटी होती है जो कि एक व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज में स्किल्ड या परफेक्ट बनाती है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर सेल्फ, दिस इज नोन एज। ये व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, इसे कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है सेल्फ रेगुलेशन, ऑप्शन बी है सेल्फ स्टीम, ऑप्शन सी है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी है सेल्फ एफिशिएंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में कैसे सोचता है, खुद को कैसे देखता है और अपने गुणों व जो उसकी क्षमताएं होती है उनके बारे में कैसे कैसे क्या विचार करता है, कैसे विचार रखता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, हु क्रिएटेड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है टैग में, तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मॉर्गन एंड मूरे, ऑप्शन सी है हैचवे एंड मैकिनले, ऑप्शन सी है हरमन रोचर, ऑप्शन सी है डी है नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मॉर्गन एंड मूरे मरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 16 पीएफ क्वेश्चनर वाज फाउंडेड बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर में। इसके लिए एग्जांपल्स जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, ऑप्शन नंबर ए है मैकिनले, ऑप्शन बी है हैथवे, ऑप्शन सी है कैटल, ऑप्शन डी है आइसेनिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कैटल। तो कैटल ने ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी दी थी, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी दी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है? वो दी है कैटल ने। तो 16 पीएफ क्वेश्चनर भी इन्होंने दिया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाज गिवन बाय व्हिच साइकोलॉजिस्ट। कि व्यक्तिक मनोविज्ञान किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ऑप्शन है हमारे पास है, ऑप्शन ए है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन सी है केरेन हार्नी एंड ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड एडलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी अल्फ्रेड एडलर। और अल्फ्रेड एडलर जो थे ये एक ऑस्ट्रियन साइकेट्रिस्ट एंड फिजिशियंस थे। ओके, तो अल्फ्रेड एडलर जो थे वो एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन एंड साइकेट्रिस्ट थे। तो ये भी हमने देखा है अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हमें साथ में ये भी देखना होता है कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू डैश इट ईगो एंड सुपर ईगो आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है जंग, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड ऑलपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सिगमंड फ्रूड। तो सिगमंड फ्रूड जो थे वो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और इनको हम फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है? वो है सिगमंड फ्रूड। ओके, तो इन्होंने 3 कंपोनेंट्स दिए थे पर्सनालिटी के, वो थे इट, ईगो एंड सुपर ईगो। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी सिगमंड फ्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय कार्ल जुंग। तो कार्ल जुंग ने कौन सी थ्योरी को डेवलप किया था? इसके लिए ऑप्शन ए है साइको एनालिटिक साइकोलॉजी, ऑप्शन बी है एनालिटिकल साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है सोशल साइकोलॉजी, ऑप्शन डी है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एनालिटिकल साइकोलॉजी। इन्होंने ह्यूमन नेचर पर काफी ज्यादा फोकस किया था और एक तरीके के ह्यूमन साइकी को एक्सप्लेन किया था इन्होंने। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एनालिटिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निशा शोज एग्रेशन most of the time in her classroom and often calls her classmates aggressive. Identify the defense mechanism. कि निशा अपने क्लास में आक्रामकता प्रदर्शित करती है और अक्सर अपने सहपाठियों को ही आक्रामक बताती है, इसमें रक्षात्मक मनोरचना को पहचाने। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है रिएक्शन फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है
रिप्रेशन, ऑप्शन सी है प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी है डिनाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, प्रोजेक्शन जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि मतलब हाँ, इसमें व्यक्ति क्या करता है कि जैसे वो खुद होता है वैसे वो दूसरों को दिखता है। मान लो कि कोई किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत है, तो वो दूसरों को भी सोचेगा कि दूसरा भी झूठ ही बोलता है। जैसे कि जैसे कि निशा है, तो उसको पता है कि मान लो कि निशा झूठ बोलती है, तो उसको पता है कि वो गलत कर रही है, तो वो अपने अपनी गलत कर रही है, लेकिन उसको अब पता भी है कि वो गलत कर रही है, नेचुरल एंग्जायटी होगी, लेकिन उसी एंग्जायटी को शांत करने के लिए वो हर व्यक्ति को उसी नज़र से देखेगी, ताकि अपनी एंग्जायटी को उस पर डाल सके कि वो भी सेम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रिया इज द काउंसलर and she has the ability to reflect on what client says and feels using different words. This is known as। तो ये एक पारदर्शिता है और उसके पास ये योग्यता है कि जो कुछ सेवार्थी कर रहा है या अनुभव कर रहा है उसे वैसे ही भिन्न शब्दों के द्वारा पुनर्कथित करती है, ये कहलाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है हमारे पास कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है लिसनिंग, ऑप्शन सी है डिकोडिंग, ऑप्शन डी है पैराफ्रेजिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग क्या क्या होती है? पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि किसी भी ओरिजिनल टेक्स्ट को वही मतलब रखते हुए उसे आसान भाषा में समझाना, यानी आसान ढंग से व्यक्त करना उस चीज को। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। डैश एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन अनडिजायरेबल बिहेवियर विद पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस। इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बायोफीडबैक, ऑप्शन बी है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ऑप्शन सी है एवर्जन थेरेपी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी क्या होती है? इसमें किसी अनवांटेड बिहेवियर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें किसी अनवांटेड बिहेवियर को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ ए नेगेटिव स्टिमुलाई इज कॉल्ड एवर्जन थेरेपी। मान लो कि कोई बच्चा है, उसको नील च्यू करने की आदत है, अपने जो दांत है, जो दांतों से अपने नाखून को खुद ही चबाने की आदत है, तो क्या करेंगे उसके पेरेंट्स, क्या करेंगे उसके नाखूनों पे कुछ चिली या फिर कुछ भी ऐसी मतलब कुछ भी ऐसी स्पाइसी चीज लगा देंगे जिससे वो ना करें। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो स्टिमुलाई उसके दिमाग में ये चीज अटैच हो जाएगी कि अगर वो नहीं करेगा तो उसमें कुछ स्पाइसी होगा। तो क्या होता है, तो एवर्जन थेरेपी क्या हुई जिसमें हम बच्चे के अंदर उस नेगेटिव फैक्टर को निकालना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ समथिंग वी डू आल्सो नेगेटिव। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एवर्जन थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 27 है राहुल इज हैबिचुअल ऑफ स्क्रीमिंग सो हिज पेरेंट्स डिसाइडेड टू टेक द फूड अवे व्हेनेवर ही स्क्रीम्स, दिस इज अ टेक्निक ऑफ। तो राहुल को चीखने चिल्लाने की आदत है, तो उसके पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि जब भी वो चिल्लाएगा तो उसे खाना नहीं दिया जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल है? तो इसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, ऑप्शन बी है नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, ऑप्शन सी है टोकन इकोनॉमी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच टेक्निक इज यूज टू ट्रीट फोबिया? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ऑप्शन बी है रैशनलाइजेशन, ऑप्शन सी है सब्लिमेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है बिहेवियर थेरेपी है जिसका हम यूज करते हैं ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज एंड अदर बिहेवियर इश्यूज को ट्रीट करने के लिए। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29 है the logical process why which general principles are inferred from particular instances is called। तो इसके लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन बी है इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन सी है निमोनिक्स, ऑप्शन डी है मेटाकॉग्निशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए डिडक्टिव रीजनिंग। हम हमारे पास दो होती हैं मेथड्स होते हैं जिसे हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स या रीजनिंग बोलते हैं, मेथड्स या फिर रीजनिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अननोन टू, इसमें क्या होता है कि हम अननोन टू नॉन की तरफ जाते हैं, अननोन टू नॉन की तरफ जाएंगे। एंड सेकंड है इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। एंड और किसमें जाएंगे? ये टॉप डाउन अप्रोच है, ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। और इसमें हम क्या करेंगे, रूल से एग्जाम्पल्स की ओर जाएंगे, रूल से एग्जाम्पल्स की ओर जाएंगे। और ये जनरल टू स्पेसिफिक है,
तो आपसे आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की तरफ जाते हैं, या टॉप डाउन अप्रोच कौन सा मेथड होता है? तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिडक्टिव रीजनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, मेमोरी process in which newly learned information prevents retrieval of previously stored similar material is called। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी है रिट्रीवल क्यूज, ऑप्शन डी है फ्यूग स्टेट। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स कि जो आपने न्यू लर्निंग अच्छे से कर ली है, बट जब आप और लर्निंग को रिकॉल कर रहे हो तो न्यू लर्निंग आपको उस पे इंटरफेयर कर रही है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब आपने अपने फ्रेंड का न्यू नंबर लर्न कर लिया है, लेकिन जब आप उसके ओल्ड नंबर को भी रिकॉल करना चाह रहे हैं, तो वो आपको न्यू लर्निंग जो है, न्यू नंबर जो है वो उसको अच्छे से, आप उसकी वजह से उस ओल्ड नंबर को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ हमारे ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मेंशन किया होगा। धन्यवाद।